नमस्कार दोस्तों। वो समझौते कर रहे हैं अपने अडानी सेठ के लिए। वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया है। वो भाग रहे हैं क्योंकि उनकी गन पकड़ी गई है, उनकी पैलेट गन पकड़ी गई है, उनकी लाठियां पकड़ी गई हैं और उनके पत्थर पकड़े गए। वो भाग रहे हैं यह जवाब देने से कि झारखंड में जो पेपर लीक कराने का मास्टरमाइंड है वो तो खुद उन्हीं का है, और जिस कंपनी ने यह परीक्षा आयोजित कराई वह परीक्षा कराने वाली कंपनी भी उन्हीं की है, जिसने यूपी में भर्ती घोटाला किया था। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच करने को कहा तो राज्य की सरकार ने, यानी योगी की राम राज्य, मोदी की राम राज्य वाली सरकार ने कहा नहीं, हम सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, हम ही करके सब खत्म कर देंगे। जी हाँ, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो अब आप समझ लीजिए कौन है और क्या कर रहा है। लेकिन इस देश का गोदी मीडिया मोदी से, अमित शाह से या उनके लोगों से एक सवाल नहीं पूछ पाता। कितना कांपता हुआ, डरा हुआ मीडिया है। तो सवाल होंगे, वही सवाल आज खड़े हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से यूपीआई कानून बनाया, जो कि यूपीआई का पूरा सिस्टम बनाया था, रूपी कार्ड बनाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2012, और जब वो बनाया था उसके जरिए यह किया था कि जो विदेशी क्रेडिट कार्ड है, चाहे वीजा के हो, चाहे मास्टर कार्ड के हो, चाहे किसी के हो, वो काम ना करें, उसकी बजाय रूपी के जरिए भारत का सिस्टम चले। यूपीआई उसी के लिए लाया गया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी सरकार में कहा देखिए हमने यूपीआई के थ्रू इतना काम शुरू कर दिया है, और भी देशों में करने लगे। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हमने रूपी कार्ड को इतना मजबूत कर दिया। वही नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो बीजेपी आरएसएस की सरकार है, उसने अडानी को बचाने के लिए अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, क्योंकि अमेरिका के बैंक, अमेरिका के मर्चेंट्स वो बड़े संकट में थे, क्योंकि वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड का उपयोग कम हो गया था, यूपीआई का उपयोग ज्यादा होने लगा था, और ज्यादा उपयोग होने लगा था रूपी कार्ड का। तो साहब, उसे रोकने के लिए कहा गया, शर्तें रखी गई, और जो शर्तें उन्होंने लगाई वही शर्तें भारत सरकार मान लेता है। ये देख लीजिए, बार एंड बेंच की पूरी खबर है। ये इसमें है कि यूएस कोर्ट एक्सेप्ट ट्रंप गवर्नमेंट प्रपोजल टू डिसमिस फ्रॉड केस अगेंस्ट गौतम अडानी बट टर्म इज हाईली अनयूजुअल। यानी जो उसमें टर्म्स हैं वो हाईली अनयूजुअल है। तो जब यह कहा जा रहा हो तो अब आप समझ लिए, तो इसमें क्या है, इसमें जो दिख रहा है इससे बहुत घातक है। भारत का लाखों करोड़ का धन चला जाएगा। भारत का तमाम सारा जो यूपीआई के जरिए बचत हो रही थी वो भी पैसा अमेरिका को चला जाएगा, और इस तरह से करके तमाम खेल किए। अब इन खेल का नतीजा ये है कि आज देश भुगतान कर रहा है हर चीज। यही मोदी सरकार ने खुद माना है संसद में कि उन्होंने 10 लाख करोड़ से अधिक सिर्फ इन चंद पूंजीपतियों के माफ कर दिए। 10 लाख करोड़ से, और सारे पूंजीपतियों के जोड़ करके तो ये करीब 40 लाख करोड़ के आसपास बैठ, यानी सब तरह से यदि कहें तो इन्होंने इस तरह से नुकसान पहुंचाया। इसका नतीजा है कि भारत सरकार की तमाम बैंकें फ्रॉड हो रही हैं, तमाम शिकार हो रही हैं, और तमाम तरह से भारत सरकार को ने जो खर्च के लिए, तमाम योजनाओं के नाम पे खर्च के लिए जो पैसा लिया
उसमें से 54,000 करोड़ यानी 54,000 करोड़ रुपया वो कहां चला गया, इसका भारत सरकार के पास हिसाब नहीं। इतनी बड़ी रकम कहां चली गई? यदि नरेंद्र मोदी जैसे कहते थे उसी स्टाइल में कहे कि यदि एक एक व्यक्ति को भी बांटते तो इस देश के तकरीबन आधे लोग जो है कि करोड़पति बन जाते। सोचिए आप, यानी किस तरह से 54,000 लोग जो है इस देश के करोड़पति बन जाते। जी हां, एक परिवार यदि 1 करोड़ पा जाता तो हर परिवार 1 करोड़पति बन जाता है, यानी 54,000 परिवार करोड़पति बन जाते। कल्पना करिए, यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो चर्चा करनी बनती है। इसकी बड़ी भारी कीमत भारत चुका रहा है। यह बात भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं। वो बताते हैं किस तरह से अडानी की शर्तों के कारण आज देश भारी नुकसान उठा रहा है। यह सब कुछ सामने है, और जब यह सब कुछ सामने हो तो सवाल उठना लाजमी है। अब आप कहेंगे क्या बस यही है? नहीं, यही नहीं है। इस देश में पेपर लीक होते हैं, परीक्षा बर्बाद होती है, तमाम तरह से जो एजेंसियां हैं जो परीक्षा लेती हैं वो धांधली करती हैं। और ये सारा करने वाले कौन होते हैं? उन्हीं एजेंसियों के अधिकारी, एक्सपर्ट्स और दूसरे लोग। हमने देखा सीबीआई जांच में ही यह बात सामने आई कि नीट पेपर के घोटाला करने वाले, जो पेपर चोरी करने वाले थे, लीक करने वाले थे, वो सभी एनटीए के एक्सपर्ट थे जो आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए थे। उन्हीं लोगों ने किया। तो अब आप समझ लीजिए कि ये सरकार यह काम करती है। तो अब झारखंड को लेके बड़ा शोर मचा रहे हैं, और जब झारखंड को लेके शोर मचा रहे थे तो एक बहुत बड़ा सच सामने आ गया। ये देख लीजिए, यह है कि झारखंड की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार। दो, बाबूलाल मरांडी ने जिसे जबरन जेपीएससी का सदस्य बनाया, वही निकला किंग पे। यानी बीजेपी का जो पूर्व मुख्यमंत्री है और इस समय नेता प्रतिपक्ष है झारखंड में, उसने जिस शख्स को बनवाया वही व्यक्ति था जो जेपीएससी की परीक्षा में सारी धांधली किया। और ये धांधली यहीं तक की नहीं है। एक कंपनी है लखनऊ की, उसका नाम है टीडीपीएल। ये टीडीपीएल कंपनी, इसके खिलाफ सीबीआई ने की बजाय सीआईडी ने जब जांच की तो पाया गया, झारखंड की सीआईडी, यूपी की नहीं, तो इसने जांच किया तो पाया गया कि सारे पेपर इसी ने लीक किए। इसने कैसे 30-30, 35-35 लाख रुपए में पेपर बेचे और क्या क्या किया, ये सारी बातें सामने आ गई। और इसमें यह भी खुलासा हुआ कि यही कंपनी थी जो यूपी में विधानसभा और विधान परिषद में भर्ती घोटाला करी थी। और वहां पर भर्ती घोटाले के मामले में जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट यह कहने कि नहीं, इसकी सीबीआई जांच ना हो। जबकि सीबीआई तो मोदी की ही थी। डर क्यों रहे थे? इसलिए क्योंकि योगी का सजातीय है सत्यदेव सिंह, जिसने ये सारा खेल किया। तो अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ का सजातीय है, उसे बचाने के लिए किया गया। लेकिन अब झारखंड की सरकार ने उसे पकड़ लिया तो इस मांग पर अड़े हुए हैं कि नहीं, इसकी सीबीआई जांच, क्योंकि सीबीआई तो पकड़ने वाली नहीं थी। अब आप पूरे खेल को समझ, तो वहां की सीआईडी ने सबको पकड़ लिया। अब वहां के पूरा यदि आप वो देखेंगे कि पूरा इसकी टाइमलाइन क्या है, कैसे कैसे हो रहा, तो पहले देखिए, जेपीसी सदस्य, जो जेपीएससी के सदस्यों की आपत्ति के बाद भी लिए गए आधा दर्जन फैसले ये हैं, ये आप देख लीजिए। यानी जो सदस्य थे
उन सदस्यों के कहने के बावजूद करीब 30 बैठकों में आधा दर्जन मौकों पर सदस्यों ने आपत्ति जताई थी, असहमति जताई थी। बावजूद इसके इन्होंने वो फैसले लिए झारखंड में। अब आप सोचिए, और ये जो अभय तिवारी है, ये देख लीजिए, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए हुई एक नहीं है, का खुलासा किया तो है। उसने बहुत सीआईडी को बताया है कि एफआरओ और एसीएफ के लिए उसने 20 अभ्यर्थियों से करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली की थी। एफआरओ अब आप समझ के लिए इस तरह से वो हर एक परीक्षा में वसूली तंत्र चला रहा था। अब इन सब से ये भी सामने आ जाता है कि सारे खेल के पीछे यही, इसीलिए हिंसा कराने सब कुछ ये करा। आप देखिए 21 जुलाई को सीआईडी ने जेपीएससी के कार्यालय में छापा मारा। 21 जुलाई को ही जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। 22 जुलाई को डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो था वो और अभय तिवारी सहित 5 लोगों को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में कुल पूर्व अध्यक्ष सहित कुल 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 जो सदस्य हैं उन तीनों इस्तीफा दे चुके हैं। सीआईडी जांच चल रही है। जेपीएससी जेएसएससी के 11 वैसे अधिकारियों को वहां से हटाया गया जो वहां 10 साल से तैनात थे। और ये सब कार्रवाई देख के 25 जुलाई को देवेंद्र नाथ महतो कुछ छात्रों के साथ मोहराबादी बापू वाटिका के पास धरना शुरू कर देते हैं और सीआईडी कार्रवाई जारी है। 29 जुलाई से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का धरना शुरू हो जाता है। 2 दिनों तक सरकार के डेलीगेशन के साथ छात्रों की बात होती है, लेकिन फिर उसके बाद में जबरदस्ती आ जाते हैं। बातचीत के बाद मंत्री की ओर से कहा गया कि 14वीं जेपीएससी रद्द कर दी गई पीटी परीक्षा और 2 बैकलॉग परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके अलावा बीपीएल ने जितनी एजेंसी ने परीक्षाएं ली उन सारी परीक्षाओं की सीआईडी जांच करेगी और जिनमें गड़बड़ी पाई जाएगी सब रद्द की जाएगी। अब समस्या खड़ी, जेपीएससी के रिफॉर्म पर भी सहमति बन गई। जेपीएससी सीजीएल मामले में भी मंत्री की ओर से कहा गया कि मामला कोर्ट के अधीन है। अगर छात्रों को सीआईडी की जांच पर सवाल है तो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसकी जांच और मॉनिटरिंग करवा सकते हैं। अब आप सोचिए, इसके बाद भी विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा कर दी कि जितनी परीक्षाएं हैं एफआरओ की, एसीएफ की, एपीपी की और 11वीं 12वीं जेपीएससी सहित जितनी की गई उन सारी परीक्षाओं की जांच कराई जाए। अब आप सोचिए, इसके बाद तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बाद बवाल किया जाता है। इसके बाद भी किया जाता है और उसके बाद कहा जाता है राहुल गांधी से कि आप वहां जा क्यों नहीं रहे। तो राहुल गांधी इसका बड़ा बेहतरीन तरीके से जवाब भी नहीं देते। भाई कौन नहीं जा रहा है, ये सुनिए। सवाल पूछना चाहिए, आप उनको इंटरप्ट करते हैं। ये मैं दूसरे, ये देखिए, नहीं हूँ झारखंड में, मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोचिए, तो राहुल गांधी बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, वो चुप नहीं है। कहीं पर भी छात्रों पर कोई भी बल प्रयोग होगा उसके लिए वो बोलेंगे, कहीं मैं चुप नहीं हूं, जो ये लोग कहते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, राहुल गांधी से ही सवाल पूछने, अमित शाह से नहीं पूछने। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं। आपने मुझसे सवाल पूछना चाहिए, आप उनको इंटरप्ट करते हैं। उनसे भी जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। आप बोलिए सर, आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? तो अब आप समझिए, चूहे जैसा मीडिया खड़ा हो जाता है और सचमुच खड़ा हो जाता है। देखने को मिला अमित शाह सदन के भीतर नहीं आ रहे हैं, सदन के भीतर जवाब नहीं दे रहे हैं, सदन के भीतर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। बाहर क्या कहते हैं, बाहर कहते हैं कि हम तो चर्चा कराने को तैयार हैं 3 बजे से 3 बजे तक। अरे भाई, आप तय करेंगे 3 बजे से 3 बजे तक। सबसे बड़ी बात, चर्चा तरीके से कराई जाती है।
उसका तरीका होता है, संवैधानिक पूरे नियम है, उन्हीं नियमों के तहत होती है। और वो सारे सवाल के लिए पिछले 21 दिन से विपक्ष कह रहा है, तो आप क्यों नहीं करा रहे? अब जब सत्र खत्म होने जा रहा है तब आप कह रहे हैं हाँ हाँ चर्चा में, यानी जिससे कि कुछ ना हो और आप अपना लेक्चर दे के निकल जाए। तो वही बात राहुल गांधी ने कही, आपका लेक्चर नहीं सुनना। अमित शाह कहते हैं मैं पहली बार सुन रहा हूं ऐसे शब्द, ये भगोड़ा और ये सारे शब्द कहे जा रहे हैं भाग्य। जो शब्द बीजेपी ने कहे, बीजेपी के नेताओं ने कहे, खुद राहुल गांधी के लिए कहे, उनके परिवार के लिए कहे, उन शब्द की फहरिस्त बना लीजिए। आपके मंत्रियों ने कहे, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने कहे, और खुद अमित शाह आपने सदन के भीतर साला बोला और न जाने क्या क्या बोला। ऐसे शब्द बोले जिनको सुन के शर्मा जाए कि देश का गृह मंत्री बोल रहा। तो अब आप सोचिए किस तरह की स्थिति में आ गया है, मानसिक रूप से बैलेंस खो दिया है जैसे। तो जब ये खो दिया हो तो क्या कहा जाए? तो यही है, इसीलिए प्रियंका गांधी कहती हैं, वो भी सुन लिया है। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको। तो अब ये मजबूर हो गए, जब ये मजबूर हो गए हैं तब ये मजबूरी में कह रहे हैं कि हाँ ऐसे, लेकिन अभी भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब बरगलाने की कोशिश कर रहे हो तो निश्चित रूप से वो सवाल बन जाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं आज देश को यह जरूरत है, आप बताइए आपने लाठी क्यों चलवाई, आपने क्यों ऐसा किया कि जिसके कारण इस देश के लोग, इस देश के बच्चे, इस देश के सब शिकार हुए। आज देश बड़ी बुरी स्थिति में, और जब बुरी स्थिति में हो तब आप सिर्फ ड्रामे कर सकते हैं। आपके मुख्यमंत्रियों की यह स्थिति है कि राज्यों में वो न्याय नहीं दे पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खड़े हो जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप देश के साथ क्या करना। तो साहब ये आप देख लीजिए इन्होंने क्या किया था अमित शाह ने, सारे सबूत मौजूद है, सारे सबूत मौजूद, कोई हवा में बात नहीं हो रही। लड़कियों के साथ, सबके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए, और जब इसलिए हो तो आप देखिए बच्चे खड़े हो जाते हैं। ये देखिए अब जेन अल्फा खड़ा हो गया। अब आप सोचिए ये इस तरह से करके कि बच्चों के साथ ये कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की स्थिति यही हो गई। वो घबरा गए हैं, डरे हुए हैं। तो आज वो देश को किस तरीके से डराने की कोशिश करते हैं और सब कुछ करते हैं। इनके यहाँ उत्तराखंड में एक बच्ची खड़ी हो जाती मुख्यमंत्री के सामने, सवाल पूछ देती है, तो देखिए कैसे उसे बैठा दिया जाता है। सुन लीजिए। मैं आधे से ज्यादा टाइम है स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, तो मेरा गोल्ड मेडल आया। लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रही थी, इंटरनेशनल में सिलेक्शन होता है, वहाँ पे पैसे मांग रही थी मुझे 1.5 लाख, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अब आप देखिए कह रहे हैं चलो बैठ जाओ। लड़की ने साफ साफ कहा मेरा गोल्ड मेडल आया, मेरा सिलेक्शन हुआ, अब मैं वहां खेलने जाऊं तो मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। अब आप सोचिए गरीब घर की बच्ची कहां से क्या लाएगी और क्या करेगी। यह सबूत है कि यह किया है। तो इसलिए सरेआम मुख्यमंत्री के मुंह पे बताया जा रहा है उत्तराखंड, जहां यह सच हो तो इनका चेहरा बेनकाब, और जब चेहरा बेनकाब होता है तो डरे हुए, कांपते हुए प्रधानमंत्री भी छिपे घूम रहे हैं और अमित शाह भी संसद आते हैं, कैंटीन जाते हैं, वहां के वॉशरूम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सदन के भीतर जाने की हिम्मत नहीं हुई। 20 तारीख से 20 जुलाई से सेशन शुरू हुआ था, और जब हम आपसे बात कर रहे हैं
तो अब आप देख लीजिए कितनी तारीफ थी। सोचिए इतने दिन में बगल में सदन है, जाके बैठ जाएं, आधा घंटा सुन लें और जवाब दे दें, यह हिम्मत नहीं। और अब ज्ञान दे रहे हैं, यह है इनका चरित्र। तो ये कायर थे, हैं, रहेंगे। जय हिंद।